1947 आधी रात भारत आजाद। लेकिन क्या सच में आजाद हुआ? अंग्रेज चले गए पर उनकी एक चीज छोड़ गए, एक हथियार, एक ऐसा हथियार जो आज भी चल रहा है, जिसे आप हर दिन देखते हैं, हर चुनाव में, हर न्यूज चैनल पर, हर व्हाट्सएप मैसेजेस में। इसका नाम है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये 300 साल पुरानी ये रणनीति आज भी आपको, मुझे, हम सबको कंट्रोल कर रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं आपको जो सुनाऊंगा वो आपकी आंखें खोल देगा। सवाल ये है कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। तोप से, तलवार से नहीं, दिमाग से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती, तब उन्हें एक बात समझ में आ गई थी, भारत को हराया नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ा जा सकता है। और इसी से शुरू हुआ डिवाइड एंड रूल का खेल। The 1927 Madras session of the Congress was memorable. Jawaharlal Nehru's resolution declaring the goal of the Indian people to be complete independence was passed. पहला हथियार था जनगणना। 1871 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना की, लेकिन ये कोई साधारण काउंटिंग नहीं थी। उन्होंने भारतीयों को कैटेगरीज में बांट दिया, ऊंची जाति, नीची जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख। पहले पहचान फ्लूइड थी, बदलती रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कागजों में कैद कर दिया। अब वो बन गए जो उन्होंने लिखा। दूसरा हथियार था 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अंग्रेजों ने कहा हिंदू हिंदू को वोट दो, मुसलमान मुसलमान को। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग चुनाव। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म के आधार पर वोट देते हैं तो आप भारतीय के रूप में नहीं, एक धार्मिक समुदाय के रूप में सोचते हैं। और जब लोग अलग अलग सोचते हैं तो उन्हें राज करना भी आसान हो जाता है। तीसरा हथियार था स्थानीय अभिजात वर्ग का इस्तेमाल करना। अंग्रेजों ने जमींदारों को, रियासती के राजाओं को, रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं को शक्ति दी। बदले में उन्हें क्या चाहिए था? बस वफादारी। ये लोग अपने ही समुदाय को कंट्रोल करते थे, अंग्रेजों को खुद हाथ नहीं गंदे करने पड़ते थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने देखा कि जब हिंदू मुस्लिम एक साथ आते हैं तो साम्राज्य हिल जाता है। बहादुर शाह जफर के झंडे तले मंगल पांडे लड़े तो अंग्रेजों ने देखा और फैसला किया कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और फिर शुरू होता है सिस्टमेटिक डिवीजन का काम। इतिहास की किताबों में हिंदू मुस्लिम दंगों को हाईलाइट किया गया, एकता की कहानियों को दबा दिया गया। मीडिया में, शिक्षा में, प्रशासन में, हर जगह डिवाइड की नैरेटिव को फैलाया गया। 1947 आया, देश बटा, लाखों लोग मरे और अंग्रेज चले गए। लेकिन क्या वाकई चले गए या सिर्फ अपना सिस्टम छोड़ गए? जुल्म की दीवारों को अब ठोकर से गिराना है, अंधेरी रातों के बाद एक नया सवेरा लाना है। हो बुलंद आवाज तेरी ना झुके तेरा सर कभी, मिलकर साथ चलो अब वक्त हमारा आया है। बोलो आजादी, बोलो आजादी, हक की लड़ाई में बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी, जुल्म के खिलाफ अब बोलो आजादी। इंसाफ की राहों में जो कांटे बिखरे हैं उन्हें फूल बनाना है, ये ख्वाब सुनहरे हैं। ना धर्म पे बांटेंगे, ना जात पे लड़ेंगे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, ये वादा करते हैं। बोलो आजादी, बोलो आजादी, नफरत से छुटकारा, बोलो आजादी। कलम की धार से लिखेंगे नई भारत हम, खामोशी को तोड़ेंगे, दिखाएंगे हिम्मत हम।
भूख से, गरीबी से, डर से मुक्ति पानी है। आने वाली नस्ल को एक बेहतर दुनिया दिखानी है। बोलो आजादी, बोलो आजादी, ज़हनी गुलामी से बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी, अपने अधिकारों की बोलो आजादी। लहू में है उबाल, आंखों में है एक सपना, आजाद हो देश मेरा, आजाद हो हर अपना। बोलो आजादी, बोलो आजादी। आजादी के बाद जो हुआ वो सबसे खतरनाक था। डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला नहीं गया, बस मालिक बदल गए। अब ये हथियार चलाने वाले अंग्रेज नहीं, हमारे अपने ही लोग थे। राजनेताओं ने देखा जो अंग्रेजों के लिए काम किया वो उनके लिए भी काम कर सकता है, और इसी तरीके से जन्म हुआ वोट बैंक की राजनीति का। देखिए काम कैसे करता है। चुनाव से पहले किसी भी एक धर्म को, किसी भी एक जाति को टारगेट करो, उन्हें डराओ कि दूसरा समुदाय उन पर हावी हो जाएगा। वादे करो आरक्षण का, सुरक्षा का, विशेष सुविधाओं का, और फिर उस पूरे समुदाय के वोट को अपने झोली में लो। लेकिन विकास की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं, वो बाद में। पहले अपनी पहचान बनाओ राजनीति में। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारी चुनावी भाषा। ध्यान दीजिए, अगली बार जब कोई नेता चुनावी भाषा में बोलता है तो वो हमेशा कुछ इसी तरीके से बोलता है। जाटव वोट, मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, ब्राह्मण वोट, जैसे लोग वोट नहीं ब्लॉक है, जैसे हर एक व्यक्ति की पहचान उसकी सोच से नहीं, उसकी जाति या धर्म से है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब हम 21वीं शताब्दी में हैं। अब हर हथियार और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब सिर्फ जनगणना या चुनावी क्षेत्र नहीं रहा है, अब ये सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करने लगे। फेसबुक का एल्गोरिदम, ट्विटर के ट्रेंड, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस, ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं, आपको गुस्सा दिलाना और पोलराइज करना। और नरेंद्र मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री है। और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस के बच्चा के अभी थोड़ी देर पहले सन्यासी बाबा मुर्दाबाद कर रही थी। हाँ, क्यों सन्यासी बाबा मुर्दाबाद वही देंगे मुर्दाबाद क्यों कर रही थी? मुर्दाबाद है, वो हमको बच्चे की बलि नहीं देता है। कौन मुर्दाबाद? सन्यासी बाबा मुर्दाबाद है। अभी भाजपा जिंदाबाद कर रही थी। भाजपा जिंदाबाद है, सारी जनता जिंदाबाद है। और कांग्रेस मुर्दाबाद है। कांग्रेस मुर्दाबाद क्यों? इसको नहीं मानता मैं नहीं मानता किसी को। कैसा भूत है ये जो बोल रहा है कांग्रेस मुर्दाबाद? और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए कैसे काम करता है, पहले ये समझ लीजिए। आप फेसबुक खोलते हो, आपको एक पोस्ट दिखता है जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच करता है, आप उसे लाइक करते हो। एल्गोरिदम में समझ जाता है कि इसे ऐसी ही चीजें देखना पसंद है, अब वो आपको और ज्यादा वैसी ही पोस्ट दिखाएगा, और धीरे धीरे आप एक बबल में फंस जाएंगे, एक इको चैम्बर में, जहां सिर्फ आपके जैसी सोच वाले लोग ही आपको दिखाई देंगे और सुनाई देंगे, और दूसरी तरफ वाले लोग आपको विलेन दिखाई देंगे। न्यूज चैनल्स ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। टीआरपी की रेस में सच गायब हो गया है। अब खबर नहीं, बहस चलती है, और बहस भी कैसी, चिल्लाने वाली, जहां दो ऑपोजिंग व्यू को लड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट देखना लोगों को पसंद है, और जितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा टीआरपी। तो हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में, अमीर गरीब में, उत्तर दक्षिण में बांट दिया जाता है। फिर आते हैं इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी गुरु, इनके होते करोड़ों फॉलोअर्स। लेकिन ये लोग क्या करते? क्या सवाल उठाते? क्या सत्ता को चुनौती देते? नहीं, ये लोग नैरेटिव चलाते, वही नैरेटिव जो सत्ता चाहती है, और लोग ब्लाइंडली उसे फॉलो भी करते। क्यों? क्योंकि लोगों ने इन्हें भगवान मान लिया है।
और सबसे खतरनाक है फियर नैरेटिव। समाज के भीतर ही इंटरनल एनिमी की छवि बनाना। बोला जाता है कि तुम्हारे बीच में ही गद्दार बैठे, तुम्हारी संस्कृति को खत्म करने वाले तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, तुम्हारी नौकरियां वो लोग छीन रहे हैं और लोग डर जाते हैं। और डर से ज्यादा क्या ही है आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब भारत में हो रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ग्लोबल स्ट्रेटेजी है। अमेरिका में रेस पॉलिटिक्स, ब्लैक एंड व्हाइट, मिडिल ईस्ट में शिया वर्सेस सुन्नी, यूरोप में इमिग्रेंट्स वर्सेस नेटिव और चाइना में यूग्रोस का इशू। हर जगह वही फॉर्मूला, लोगों को डिवाइड करो, उन्हें एक दूसरे से डराओ और फिर उन पे राज करो। क्योंकि जब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो सरकार से सवाल नहीं पूछते, वो असली मुद्दे की बात नहीं करते। तो अब सवाल ये है, हम क्या करें? क्या हम इस जाल से बाहर आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी होगी। पहली बात, पहचानो कि तुम्हें कब मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब भी कोई मैसेज आए जो किसी कम्युनिटी को विलन बनाता हो, रुको, सोचो, उसे वेरीफाई करो। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड को फैक्ट मत मान लो, उसके सोर्स को चेक करो। दूसरी बात, अपने बबल से बाहर निकलो। जानबूझकर उन लोगों से बात करो जो तुमसे अलग सोचते हैं, जो तुमसे अलग विचार रखते हैं। हो सकता है उसमें भी आपको कोई सोच दिखने को मिल जाए। तीसरी बात, सवाल पूछो। जब कोई पॉलिटिशियन तुम्हें रिलीजन या कास्ट की बातें करे तो पूछो कि मेरे बच्चे के लिए स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, जॉब्स कहाँ है, सड़क, पानी, बिजली कहाँ है। असली मुद्दे ये है। चौथी बात, इतिहास पढ़ो, अपने असली इतिहास को, वो इतिहास जो आपकी किताबों में नहीं है। जानो कि कैसे हमारे पूर्वजों ने मिलकर लड़ाइयां लड़ी, कैसे अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को बचाया। पार्टीशन में भी ऐसी कहानियां हैं जहां हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। पांचवी बात, अपने आसपास देखो, असली दुनिया में देखो। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे कलीग्स, क्या वो भी वाकई तुम्हारे दुश्मन है या ये सब मैन्युफैक्चर्ड हेट है? देखिए, डिवाइड एंड रूल इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि ये हमारी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी पर अटैक करता है। हम नेचुरली अपने जैसे लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें बिलोंगिंग चाहिए, और जब कोई हमारी आइडेंटिटी को अटैक करता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। ये नेचुरल है, लेकिन इसे वेपनाइज किया जा रहा है। असली सवाल ये है, जब समाज डिवाइड होता है तो किसे फायदा होता है? आम आदमी को? नहीं, उसे तो नुकसान ही होता है। फायदा होता है उन लोगों को जो पावर में बैठे हैं। क्योंकि जब आप लड़ रहे हो अपने पड़ोसी से, तो आप सवाल नहीं पूछ रहे उनसे जो इसके लिए एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा सवाल, जब लोग यूनाइट होते तो उन्हें किससे डर लगता है? किसी से भी नहीं, उल्टा सत्ता उनसे डरती है। क्योंकि एक यूनाइट सोसाइटी, उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसीलिए 1857 में अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक डिवीजन शुरू किया। इसीलिए आज भी यही गेम चल रहा है। तो आखिरी सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है या एनर्जाइज है? सोचिए, हजारों सालों से अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं इस देश में साथ में रही है। क्या तनाव था? इतना सिस्टमेटिक, इतना वायलेंट डिवीजन ये तब शुरू हुआ जब किसी को इससे फायदा होने लगा। आज भारत दुनिया के सबसे बदतर देशों में गिना जाता है। हमारे पास ना पीने के लिए अच्छा पानी है, ना सांस लेने के लिए अच्छी हवा। हमारे पास टैलेंट है, रिसोर्स है, पोटेंशियल है, लेकिन हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे से लड़ने में। सोचिए, ये एनर्जी अगर डेवलपमेंट में, अगर हमारे देश को बचाने में अगर लगे तो क्या कुछ हो सकता है। ये नेता लोग आपके देश को बेच रहे हैं, हमें इनको रोकना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन जब हम एकजुट होकर इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे तब सॉल्यूशन भी निकलेगा। जब हम डिवाइडेड रहेंगे तो बस लड़ते रहेंगे और कोई ना कोई राज करता रहेगा। तो फैसला आपका है। आप चाहो तो इस गेम का हिस्सा बनो। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज को, ऑनलाइन बैटल को और इस बबल में
यहां से कभी भी मत बाहर निकलो, या फिर इस गेम को समझो, इससे बाहर निकलो और असली बदलाव की तरफ बढ़ो। क्योंकि याद रखिए, जब तक हम बटे रहेंगे कोई ना कोई हम पर राज करता रहेगा और ये 300 साल पुरानी साजिश चलती रहेगी। तो अब फैसला आपका है, आप चाहो तो आंखें बंद रखिए या फिर खोल लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। बोलो आजादी, ज़हनी गुलामी से बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी, अपने अधिकारों की बोलो आजादी। लहू में है उबाल, आंखों में है एक सपना, आजाद हो देश मेरा, आजाद हो हर अपना।